Hello students, welcome to the MPPSC Point by मुस्कान रोडानी। दिस इज अवर न्यू चैनल जिसमें हम आपको MPPSC के रिगार्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। MPPSC प्रीलिम्स, मेंस दोनों के लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इस सीरीज में हम स्टार्ट कर चुके हैं MPPSC पेपर 4 पार्ट बी यूनिट 3 को। तो जिसमें हम इससे पहले देख चुके हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट अपना रोल प्ले करता है इन द एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपना रोल प्ले करता है, क्या उनके चैलेंजेस होते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं। ये सारी चीजें हम इसके पहले वाले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लिंक्स पे जाइए और उन लेक्चर्स को पहले आप कंप्लीट करिए। तो आज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो आपके सारे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करें, पब्लिक में या प्राइवेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो आपको सर्वाइव करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, अगर हम स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर की बात करें तो जो भी आपके पब्लिक के फंड्स है, मतलब वो भी पैसा, वो सारा पैसा जो आपने पब्लिक से लिया हुआ है, या तो वो टैक्सेस के थ्रू हो, या तो फाइन्स के थ्रू हो, या तो फीस के थ्रू हो, या फिर किसी भी पब्लिक कंपनी के प्रॉफिट्स हो, तो वो सारा पैसा जो कि आपके गवर्नमेंट की ट्रेजरी में रखा हुआ है, उन सारे पैसों को ठीक तरीके से यूज करना, ठीक तरीके से यूटिलाइज करना, ये मेन एम होता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो साथ में आपके जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो पब्लिक, वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को, उन सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए जो भी पैसा आपके पास है, उन पैसों को ठीक तरीके से यूटिलाइज करना ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए और आप पब्लिक को बेटर से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। ये आपका मेन पर्पस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है जो भी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उसको ठीक तरीके से प्लान करना। तो प्लानिंग करना कि आपको पैसा कहाँ से रेज करना है। अच्छा, पहले आप ये देख लीजिए कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती क्या है। तो दो मेन आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है। पहला तो होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कहाँ से आप पैसा लाएंगे, और फिर दूसरा होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कहाँ आप पैसा लगाएंगे। तो पैसों को अरेंज करना और फिर पैसों को लगाना, ये दो चीजें आपकी होती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर आती है। तो पैसा कहाँ से उठाना है, कहाँ लगाना है, सिर्फ ये दो आपकी मेन फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। तो इन्हीं एक्टिविटीज की ठीक से प्लानिंग करना, पहले से ही डिसाइड कर लेना कि पैसा कहाँ से उठाया जाएगा, कहाँ लगाया जाएगा, कितने प्रॉफिट्स होने चाहिए उसके, ये सारी चीजें पहले से ही प्लान कर लेना। फिर ऑर्गेनाइज करना, अब कहाँ कितना पैसा लगाया जाएगा ये आपने एक बार प्लान कर लिया, तो उन पैसों को अरेंज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा कहीं से। तो उन पैसों को फिर ऑर्गेनाइज करना। इसके बाद आता है डायरेक्टिंग, अपने सब ऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन देना ताकि वो पैसों को ठीक तरीके से यूटिलाइज करें। और फिर आता है कंट्रोलिंग, चेक करना कि क्या आपके सबऑर्डिनेट्स वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे आपने उनको बताया था या नहीं। ये सारी चीजें आती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में दो मेन चीजें आती हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो यहाँ आप देखेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जैसे कि प्रोक्योर करना और यूटिलाइज करना। तो यहाँ पे आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होता है कि किस तरह क्या, मतलब इस चैप्टर में हम पूरा ये देखने वाले हैं कि क्या आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, कैसे वो अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना रोल प्ले करेगा, क्या उसके कंपोनेंट्स होंगे, क्या क्या चैलेंजेस होंगे, और उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए आप कौन सी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करेंगे। ये सारी चीजें आपका पार्ट हो जाएंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला है आपका स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके स्कोप में सबसे पहला आता है बजटिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, या जो आप कहेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो होती है बजटिंग। अब बजटिंग का मतलब होता है, बजटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो आपको एक फाइनेंशियल प्लान बनाकर देती है। और वो फाइनेंशियल प्लान जो होता है वो होता है रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ फंड्स। तो कहाँ आपको पैसा खर्च करना है, कहाँ से आपको पैसा रिसीव करना है,
इसका एक एनुअल स्टेटमेंट आपका होता है बजट। तो बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल प्लान फॉर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कहाँ पैसा लगाना है उसके लिए जो आप फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं उसको बनाने की प्रोसेस को आप बजटिंग कहते हैं। इसमें आपके पूरे एस्टिमेट होते हैं, ये रियल फिगर्स नहीं होते। आपका एक एस्टिमेट है, आपका एक तुक्का है कि या फिर पूरी स्टैटिस्टिक्स को देखकर आपका एक अजम्पशन है कि इस पूरे आने वाले साल में कितना पैसा आप रिसीव करने वाले हैं और कितना पैसा आप खर्च करने वाले हैं। तो ये आपके रिवेन्यूज और आपके एक्सपेंडिचर्स का पूरा एस्टिमेशन होता है एक पीरियड का, मतलब एक साल का। और ये साल है फिस्कल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो ये एक साल के पीरियड में आप टोटल कितना पैसा अर्न करने वाले हैं, कहाँ पैसा लगाने वाले हैं, इसका पूरा एक एस्टिमेशन आपका होता है बजट। और यहाँ पर जहाँ पैसा लगाएंगे वो आपकी नेशन की प्रायोरिटीज के हिसाब से होना चाहिए। प्रायोरिटीज मतलब अब हमारे कंट्री को कई सारी चीजों में हमारी कंट्री पीछे है, तो हमें कई सारे ऐसे सेक्टर्स है जहाँ हमें पैसे लगाने होंगे। लेकिन कुछ इसमें से सेक्टर होंगे जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर होंगे और कुछ ऐसे सेक्टर होंगे जो अभी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपने नेशन की प्रायोरिटीज को देखते हुए अब अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को वहां पर खर्च करेंगे। तो जो आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी में आता है, जैसे मान लो हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, यहाँ पर आप ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। और जो थोड़ा सा प्रायोरिटी में कम आता है, जैसे हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सब में आप पैसे थोड़े से कम खर्च करेंगे। इसके बाद आपका आता है बजटिंग के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहला होता है बजट प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले तो ये फोरकास्ट करना कि फिर इस साल में आप कितना पैसा रिसीव करने वाले हैं, रेवेन्यू कितना होने वाला है और कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना है, एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो उसका एक एनुअल स्टेटमेंट तैयार करना पहला पार्ट होता है। उसके बाद आपको सिर्फ उसे प्रिपेयर नहीं करवाना बल्कि लेजिस्लेचर में उसे पास भी करवाना है। तो मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी, वो आपका बजट प्रिपेयर करेंगी। प्रिपेयर करने के बाद उसे पार्लियामेंट में पास करवाया जाएगा। तो सबसे पहले ये लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट उन्हें साइन करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद उसे अप्रूव करवाना है। अप्रूव करवाने के बाद वो बजट जो अभी सिर्फ पेपर में लिखा गया है वो अपने आप में किसी काम का नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, उसे इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। तो आपने जहां जहां से लिखा है कि यहाँ यहाँ से पैसा इतना रिसीव होगा, वहां से आपको एक्चुअल में पैसा रिसीव करना है। और जहां आपने सोचा है कि इधर इधर आपको अपना पैसा खर्च करना है, वहां आपको इन एक्चुअल या इन प्रैक्टिस आपको वहां पर पैसा स्पेंड करना है। इसके बाद मॉनिटर करना और इवेल्युएट करना कि जो आपने प्लानिंग किया था, जो आपने अपने बजट में मेंशन किया था, क्या सारी चीजें वैसे ही जा रही है या नहीं। तो अगर तो वो सारी चीजें वैसे ही एज पर प्लान जा रही होंगी फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो एज पर प्लान नहीं जा रही है तो आप क्या करेंगे, वहां पर करेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि अगले साल से वो सारी चीजें एज पर प्लान जाए। तो ये सारे आपके एस्पेक्ट होते हैं बजटिंग की। नेक्स्ट आपका स्कोप आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मत अकाउंटिंग का मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होता है सबसे पहले आपके जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उन्हें रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, पैसों का लेन देन करना। तो आपने कई जगह पे सोचा है कि यहाँ यहाँ पर हमें पैसा स्पेंड करना है, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर में, आपकी एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो यहाँ यहाँ आपको पैसा खर्च करना है। और कुछ आपने सोर्सेस सोचे होंगे कि यहाँ से पैसा रिसीव करना है, जैसे टैक्सेस हो जाएंगे, जैसे फाइन्स हो जाएंगे, जैसे फीस हो जाएगी, या फिर और भी प्रॉफिट्स वगैरह हो जाएंगे। तो ये जहाँ से आपने पैसा रिसीव करने का सोचा है और स्पेंड करने का सोचा है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, बहुत सारी लेन देन हो रही होगी, कई बार पैसा आएगा, कई जगह पैसा जाएगा। तो सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, पहले लिखना, ये आपका अकाउंटिंग का पार्ट होता है। तो सबसे पहले उसे रिकॉर्ड करना, फिर उसे क्लासिफाई करना। अब क्लासिफाई करने का मतलब क्या होता है कि कई बार कई जगह से बार बार पैसा आया होगा पूरे साल में, या किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कई बार पैसा गया होगा, तो आप क्या करेंगे, उसे क्लासिफाई करने लग जाएंगे। जैसे एजुकेशन में कितना पैसा गया है वो सब एक अकाउंट में लिखेंगे, हॉस्पिटल में कितना पैसा गया है, हेल्थ केयर में, वो आप अलग से एक अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो इससे आप क्या करेंगे, अपने ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करेंगे इनटू डिफरेंट हेडिंग्स। फिर आप करेंगे उसे समराइज। समराइज करने का मतलब होता है कि ये जो आपने अलग अलग अकाउंट्स बनाए हैं, इसको एक जगह पर या एक अकाउंट के अंदर आप उसे समराइज करेंगे, लाइक द बैलेंस शीट। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप इस बात को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। इससे पहले जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसे हम उसकी जनरल एंट्रीज पास करते हैं, उससे पहले रिकॉर्ड करते हैं इसे रफ में। फिर क्या करेंगे, उसके अलग अलग से स्पेशलाइज्ड अकाउंट बनाना शुरू करेंगे, है ना। तो मान लो कि कई सारे जगह पर पैसा आया होगा, जैसे मान लो आपके हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे आपका एजुकेशन हो गया, तो सबका एक इंडिविजुअल अलग अलग अकाउंट बनेगा।
और फिर लास्ट में आपकी बनेगी एक बैलेंस शीट के जैसे, जहाँ पे टोटल आपके जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो लिखी जाएंगी और जितने भी एसेट्स हैं वो लिखे जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर कुल मिला के आपके पास कितने एसेट्स बने और कितने कर्जे आए, इसका एक समरी आप बनाएंगे, इससे हम कहते हैं समराइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये सब आप इसलिए कर रहे होते हैं ताकि आपको अपनी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही तरीके से मिल सके और टाइमली मिल सके, ताकि आपको ऐसा ना हो कि अगर इतने सारे पूरे साल में इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं और हर एक ट्रांजेक्शन को याद रख पाना बहुत मुश्किल है। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको एक्यूरेटली पता हो, कहीं जगह कहीं किसी जगह पे वो लिखी हुई हो और उसको आप टाइमली एक्सेस कर पाए, ये सारा पर्पस होता है आपकी अकाउंटिंग का। अब ये फंक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी लाता है और अकाउंटेबिलिटी लाता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, जब आप ये सारे अकाउंट्स बनाते हैं हेल्थ केयर का, एजुकेशन का, या फिर एक समरी बनाते हैं बैलेंस शीट जैसे, तो ये सब बनाने का पर्पस क्या होता है कि आप पब्लिक को दिखा रहे होते हैं ना, आप उसे पब्लिश कर रहे होते हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने इस पूरे साल में यहाँ यहाँ पर इतना खर्चा किया है और इतने रेवेन्यूज अर्न किए हैं। तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में। तो पब्लिक ये जान पाती है कि उनसे जो पैसा कलेक्ट किया गया था टैक्सेस के नाम पर, वो कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज किया जा रहा है। और साथ ही में इसकी अकाउंटेबिलिटी भी आती है ना। तो अगर आपने कितना पैसा रिसीव किया था और आपने उतना पैसा खर्च नहीं किया, तो वो पैसा फिर गया कहाँ, कहाँ है, वो ट्रेजरी में है या नहीं है, या कहीं करप्शन में चला गया। तो ये सब चीजों की अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट करप्शन। तो ये सारी चीजों के लिए आप अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन कर पाते हो। अब आप देखेंगे कि इस अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब सबसे पहले आपको ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, लिख कर रखने हैं। तो कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा गया, आपको सबसे पहले ये सारे स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अब जब आप ये अकाउंट्स बनाएंगे तो ये अकाउंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं कि आपने कितना पैसा अर्न किया, कितना खर्चा किया, है ना। तो अगर आपने बिल्कुल अर्निंग नहीं हुई है, खर्चे ज्यादा हुए हैं, तो वो आपकी थोड़ी खराब पोजीशन को दिखाते हैं। और अगर आपकी अच्छी खासी अर्निंग्स हो रही है, इसका मतलब आपकी कंडीशन या पोजीशन बेटर हो रही है। तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को या आपके पूरे साल में आपने कैसा परफॉर्म किया है, ये सारी चीजें रिवील करती हैं आपके अकाउंट्स। एक बार अकाउंट्स बनाने के बाद फिर उसे रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। तो ना आज अगर आपने कोई रिकॉर्ड बनाया तो उसे 3-4 सालों तक आपको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट ईयर में आप रेफरेंस लेते रहें कि नेक्स्ट ईयर आपने जो कमाया वो पिछले साल के कंपैरिजन में बेटर था कि वर्स था। इसे क्या करना होता है, अकाउंट को न सिर्फ बनाना बल्कि उसे रिकॉर्ड करके रखना होता है। फिर आती है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब होता है रिव्यू करना, चेक करना कि आपने जैसा सोचा था कि जहां जहां पैसा खर्च करना है वहीं आपने पैसा खर्च किया या नहीं। कई जगह आपको जहां जहां से पैसा रिसीव करना चाहिए था, जितना पैसा रिसीव करना चाहिए था उतना पैसा रिसीव हुआ या नहीं। कहीं अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं आपने पैसा गुम तो नहीं कर दिया, करप्शन में तो नहीं चला गया। इन सारे अकाउंट्स की देख रेख होती है आपकी ऑडिटिंग के अंदर। ठीक है। तो आप इसमें देखते हैं कि जो भी आपके रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसको आप फॉलो कर रहे हैं, कंप्लायंस इसमें हो रही है कि नहीं हो। फिर आपका आता है तीसरा स्कोप इसमें, फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग मतलब फ्यूचर का आप कुछ सोच रहे हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना, फोरकास्ट कर लेना कि फ्यूचर की फाइनेंशियल नीड्स क्या है। तो पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना कि फ्यूचर में आपको कितने पैसों की जरूरत होने वाली है, और जब उन पैसों की जरूरत होगी तो वो पैसा आप कहाँ से लाने वाले हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी आप स्ट्रेटेजीज बनाएंगे कि आप कहाँ कहाँ से वो पैसों की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो एडवांस में प्रिपेयर होना कि फ्यूचर में कितना पैसा लगेगा और वो पैसा कहाँ से आएगा, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इसमें इन्वॉल्व होता है आपका थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोच लेना कितना पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा और कहाँ लगाया जाए। तो इन सारी चीजों की एडवांस में ही प्लानिंग कर लेना, एडवांस में ही सोच लेना आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट होता है। अब इसमें आता क्या क्या है, रेवेन्यू फोरकास्टिंग, एडवांस में ही डिसाइड कर लेना या प्रिडिक्ट कर लेना कि आपकी फ्यूचर में कहाँ कहाँ से रेवेन्यूज आने वाले हैं उसको, और फिर कहाँ कहाँ आपका पैसा खर्च होने वाला है, कौन से आपके प्रायोरिटी सेगमेंट है जहां पर आपका कमाया हुआ पैसा आप स्पेंड करने का सोच रहे हैं। और फिर आपका आएगा रिसोर्स एलोकेशन। आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उन्हें आप कौन कौन से प्रायोरिटीज एरिया पर स्पेंड करेंगे। अब प्रायोरिटी एरियाज इसीलिए कहना जरूरी है क्योंकि आपका जो रेवेन्यू आता है, आपके पास जो पैसे हैं, वो हमेशा ही आपके एक्सपेंडिचर से कम रहते हैं। तो आप जहाँ पर सोच रहे हो ना, ये एस्टिमेशन चल रहा है,
आप सिर्फ सोच रहे हो, एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, आप सोच रहे हो कि इस साल हम कहाँ पैसा खर्च करेंगे और कहाँ से पैसा कमाएंगे। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होते हैं जहां पर आपको अपने पैसे स्पेंड करने होते हैं, चाहे वो आपका एजुकेशन हो गया, चाहे वो आपकी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए हो गया, पॉवर्टी के लिए हो गया, आपके हेल्थ केयर के लिए हो गया, ऐसे कई सारे सेगमेंट होते हैं। तो आपको कई सारा खर्चा करना होता है, पर आपके पास जो पैसे होते हैं, रेवेन्यू होता है, वो बहुत कम होता है। तो किस तरीके से आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे अपने सारी वांट्स को फुलफिल करने के लिए, आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है। तो आप सारी चीजें एक साथ अचीव नहीं कर सकते, तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपके लिए आज प्रायोरिटी में क्या है। तो हो सकता है किसी साल हमारी प्रायोरिटी हो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना, किसी साल हमारी प्रायोरिटी हो पॉवर्टी को खत्म करना, किसी साल हम एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रहे होंगे, किसी साल हम हेल्थ केयर के लिए काम कर रहे होंगे। जैसे कोरोना आया था तो हमारी प्रायोरिटी क्या हो गई थी, हेल्थ केयर। वैसे ही अगर मान लो कल को हमारे यहाँ पे चाइना अगर वॉर वॉर डिक्लेयर कर दे इंडिया के खिलाफ, तो फिर हमारी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, इंडिया को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द चाइना। तो हम ज्यादा खर्चा कर रहे होंगे मिसाइल्स और इन सब पे ना, डिफेंस वगैरह पे। तो ये सारी चीजें होती है आपकी प्रायोरिटी। तो क्या आप एक बार में सारी जगहों को तो नहीं देख सकते, तो कुछ आपके प्रायोरिटी सेगमेंट होंगे जहां पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा। इसके बाद आपका आता है फाइनेंशियल कंट्रोल। तो मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग का मतलब होता है टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। आपने जो सोचा था कि हम यहाँ यहाँ पैसा खर्च करेंगे, उसे कंपेयर करना विद योर एक्चुअल, कि क्या आपने वही पैसा खर्च किया है या नहीं। क्या आपने जितना पैसा सोचा था कि इतना पैसा कमा लेंगे इस साल, क्या उतना ही पैसा आपने कमाया या नहीं कमाया। जो प्रायोरिटी सेक्टर्स आपने सोचे थे कि यहाँ पर हम स्पेंड करेंगे, क्या आपने वहां पे स्पेंड किया या नहीं किया। इस चीजों को मॉनिटर करना आपका कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। तो ना सिर्फ उसे मॉनिटर करना, बल्कि देखना कि क्या उसमें कोई डेविएशन तो नहीं है। या मान लो आपने सोचा था कि हम 10,000 करोड़ यहाँ से अर्न करने वाले हैं, पर आपने इन एक्चुअल किए 8,000 करोड़, तो ये डेविएशन हुआ, डिफरेंस आया। तो आइडेंटिफाई करना कि कितने का डेविएशन है, और फिर उस डेविएशन को दूर करने के लिए कि नेक्स्ट ईयर ये डेविएशन ना हो, आप उसके लिए कुछ करेक्टिव मेजर सजेस्ट करेंगे और फिर उन मेजर्स पर वर्क भी करेंगे। तो सबसे पहले देखना, कंपेयर करना, अगर कुछ डिफरेंस है तो देखना कितने का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे 2,000 करोड़ का डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को निकालने के बाद आप सजेस्ट करेंगे कुछ करेक्टिव मेजर्स, ताकि अगले साल ये डेविएशन ना हो, और फिर आप उस मेजर्स पर वर्क करेंगे। अब इसी में फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आपके जो पब्लिक फंड्स आप आ रहे हैं उसको ठीक तरीके से आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो भी आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आपने सिलेक्ट किए हुए हैं, और उन सबको इम्प्लीमेंट करना, देखना कि आपके रिसोर्सेज का मिसयूज ना हो। आपने जो भी फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं उन सबको आप प्रॉपरली फॉलो करें, कंप्लाई करें। ये सब आपका पर्पस होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब इसके इंपॉर्टेंट एरियाज क्या हो जाएंगे, इंटरनल कंट्रोल। अब कई बार क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्सटर्नल कंट्रोल्स भी होते हैं ना, कोई थर्ड पार्टी आती है जो आपका कंट्रोल रखती है कि आप ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो एक एक्सटर्नल कंट्रोल भी होता है और इंटरनली भी होता है। तो यहाँ पे आप अपने खुद के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार करते हैं, देख रहे होते हैं कि सारे जो फाइनेंसेस हैं वो ठीक तरीके से स्पेंड हुए हैं या नहीं हुए हैं। ओके। इसके बाद है कंप्लायंस, देखना कि आपने जो भी रूल्स लॉज रेगुलेशन बनाए थे, क्या आप उन सारे रूल्स को, लॉज को या रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। रिस्क मैनेजमेंट में आता है कि देखना, आइडेंटिफाई करना कि क्या फ्यूचर में कोई रिस्क तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में हमें कहीं से रेवेन्यू कम होने वाला है या एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है। अगर वो रिस्क है तो किस तरीके से उस रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है, ये भी आपकी फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर आता है। इसके बाद आती है आपकी ऑडिटिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ऑडिटिंग का मतलब होता है कि रिव्यू करना, असेस करना कि क्या आपके जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, क्या वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो रही है, क्या उसमें एक्यूरेसी है, क्या वो सारी एक्टिविटीज में जो लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए थे वो लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो कुल मिला के ये देखना कि जहां जहां हमने सोचा था यहाँ पैसा खर्च करेंगे, है ना, तो उसे रिव्यू करना कि आपने वही पैसा खर्च किया है या नहीं, उतना ही पैसा खर्च किया है या नहीं। तो यहाँ पर ये आपका होता है ऑडिटिंग। तो रिव्यू करना, असेस करना कि जो भी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है वो एक्यूरेटली काम कर रही है कि नहीं, एफिशिएंटली कर रही है या नहीं, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। इसके बाद आती है आपकी अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी में का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो पब्लिक ऑफिशियल काम कर रहे हैं वो जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे।
तो अगर उन्होंने कोई फाइनेंशियल डिसीजन लिया है जिसकी वजह से कुछ क्लैशेस हो गए हैं, प्रॉब्लम हो गई है, तो दैट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्लैशेस। तो यहाँ पर हम बेसिकली आंसरेबिलिटी क्रिएट करते हैं कि अगर सारी चीजें वैसे नहीं हुई जैसे हमने प्लान किया था, तो हु विल बी आंसरेबल फॉर दैट। तो उसके जवाब कौन देगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर ऑडिटिंग करना, चेक करना, और अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, वो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना भी आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। अब इसमें सबसे पहले आपके आते हैं इंटरनल ऑडिट्स एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स। तो खुद ही अपने अकाउंट्स को ऑडिटिंग करना, चेक करना, असेस करना कि सारी चीजें एज पर प्लान जा रही है या नहीं। एक्सटर्नल में क्या होता है कि कोई थर्ड पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता है और फिर वो चेक करता है कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, उसे जहाँ से जितना रेवेन्यू अर्न करना चाहिए था क्या वो उस हिसाब से उसने अर्न किया, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब हमारी कंट्री में वो एक्सटर्नल बॉडी होती है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन होता है, ये आप पॉलिटी में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, या इस सीरीज में हम और आगे कवर करने वाले हैं। तो ये एक ऐसा पर्सन होता है जो साल में एक बार आपके जो भी अकाउंट्स होते हैं, पार्लियामेंट ने जो भी खर्चा किया होता है, सब अकाउंट्स की ऑडिटिंग करता है, चेक करता है उसे। और उसे लगता है कि अगर पैसे ज़्यादा लिए गए थे पर खर्चा उतना नहीं हुआ है, या सही जगह पर काम नहीं हुआ है, या गलत कुछ बेफिजूल के खर्चे हो गए हैं, तो उसको लेकर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। इसके बाद आपकी आती है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पे आपकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी बनाई जाती है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो भी आपने पूरे साल में परफॉर्म किया है, आप उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो प्रेजेंट करेंगे इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, सारे स्टेक होल्डर्स को। अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, वो लोग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो आपके कस्टमर हो सकते हैं, आपके मतलब अगर आप पब्लिक डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो वहां पे पब्लिक हो सकती है, या फिर बैंक हो सकता है जहां से आपने पैसा लोन में लिया हुआ है, या फिर आपके कुछ सप्लायर्स हो सकते हैं। हर वो लोग जो आपके इस ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, वो सारे स्टेक होल्डर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिवील करना सारे लोगों को, इंक्लूडिंग द टैक्स पेयर जिनका पैसे आप यूटिलाइज कर रहे हैं, और लेजिस्लेटिव बॉडीज। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, एक्सटर्नल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट, ये आपकी ऑडिटिंग और अकाउंटेबिलिटी में आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, किस लिए वो नेसेसरी होता है, वो हम अभी देखते हैं। चलो, तो इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंस होती है कि इंश्योर करता है कि आपके जो भी फाइनेंसेस हैं या रिसोर्सेस आपके पास है, पब्लिक फंड्स हैं, उन्हें सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए। तो यहाँ पे अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा है, तो ये इंश्योर करेगा कि आपके पास जितने भी पब्लिक फंड्स हैं, आपकी ट्रेजरी में जितने भी पैसे हैं, चाहे वो टैक्स से आए हो, फाइन्स फीस वगैरह से आए हो, उन्हें ठीक तरीके से यूटिलाइज किया जाए। पैसों का कहीं पर भी वेस्टेज ना हो, कहीं भी गलत जगह पैसा ना लगा दिया जाए। इससे क्या होगा कि अगर आपने पैसों का वेस्टेज नहीं किया तो आपके पास ज्यादा पैसा बचेगा एट योर डिस्पोजल। तो उसे आप ज्यादा अच्छी तरीके से आप पब्लिक स्पेंडिंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और ये इंश्योर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे पॉवर्टी को कम करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स वो मीट कर पाएंगे। तो ये इंश्योर करता है कि पब्लिक फंड्स वेस्ट ना हो, उनका ठीक तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाए हाई प्रायोरिटी एरियाज में, ताकि इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप पैसा यूटिलाइज कर पाएंगे और आपके जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाएंगे। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंस होती है प्रमोटिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, आपकी इस पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाता है, जिसकी वजह से आपके जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो ये देख पाते हैं, उन्हें पता चल पाता है कि आपके जो पब्लिक फंड्स थे वो कहाँ कहाँ पर यूज किए गए हैं, जिनकी वजह से उनका जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट पे वो और ज्यादा बढ़ता है। तो जब आपको पता होता है कि आपने जो गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं वो सही जगह पे यूटिलाइज हो रहे हैं, तो आपका जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट की तरफ वो और ज्यादा बढ़ेगा। साथ ही में जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है वो ये भी इंश्योर करता है कि जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने डिसीजन लिए हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो अगर उनका कोई डिसीजन गलत जा रहा है तो उनसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो अगर उन्हें ये डर नहीं होगा तो वो अपना पैसा कहीं पर भी, जो पब्लिक का पैसा है वो कहीं पर भी स्पेंड करेंगे। लेकिन अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म ये इंश्योर करता है कि वो अपने डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो,
और अगर कुछ करप्शन वगैरह हो रहा है तो उनसे क्वेश्चन किया जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सारी मिसमैनेजमेंट और करप्शन को आप वो कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है फिर इनहेंसिंग पब्लिक ट्रस्ट। तो जब आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सारी अच्छी चल रही होती हैं, आप सही तरीके से पैसा रेज कर रहे होते हैं, सही जगह पर आप उसे यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है, पब्लिक ट्रस्ट और आप पर ज्यादा बढ़ता है ना। और जब आप सिटीजन्स को पता होता है कि उसका उनका दिया हुआ पैसा जो आपने टैक्सेस में लिया था वो सही जगह पर यूटिलाइज किया जा रहा है, तो उनका जो विश्वास है वो आप पर बढ़ेगा। और साथ ही में वो ज्यादा कोऑपरेशन दिखाते हैं विद द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज लाई हैं, कुछ इनिशिएटिव्स लाए हैं, तो वो सारी चीजों पर पब्लिक एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी जब उनका आप पर ट्रस्ट बढ़ेगा। तो जब वो देखेंगे कि उनका दिया हुआ पैसा आप सही जगह पे लगा रहे हो, तो आपकी बॉन्डिंग बनेगी विद द पब्लिक, आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा। और जब ट्रस्ट बढ़ता है तो आपके बनाए हुए रूल्स, आपकी बनाई हुई पॉलिसीज पब्लिक ज्यादा फॉलो करेगी। इसके बाद आता है फैसिलिटेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, आपको डेटा प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको क्या करेगा, आपको बताएगा कि कितने पैसों की जरूरत है, कहाँ से वो पैसा आएगा, कौन क्या उसका सोर्स होगा, और कहाँ वो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें वो आपको प्रॉपर डेटा के साथ बताता है, कितनी चीज, कितना आपको पैसा चाहिए, कहाँ कहाँ पे यूज करना है, कौन कौन सा प्रायोरिटी सेगमेंट है, जिसकी वजह से आप फ्यूचर की जो बजटिंग है, प्लानिंग है, वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जब आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो ये आपके ऑफिशियल्स को इंश्योर करती है या एम्पावर करती है कि वो ज्यादा इन्फॉर्म डिसीजंस लेंगे अपने रिसोर्स एलोकेशन के बारे में। जब उन्हें पता होगा कि हमारी प्रायोरिटी सेगमेंट है पॉवर्टी, हमारी प्रायोरिटी सेगमेंट है एम्प्लॉयमेंट, और इसको कम करने के लिए हमें हो सकता है कितने पैसों की जरूरत हो, तो ये सारी डेटा उनके पास अगर अवेलेबल होंगी तो उनके जो डिसीजन होंगे वो ज्यादा बेटर होंगी, उनकी पॉलिसी डेवलपमेंट बेटर होगी और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बेटर होगी। फिर आपका आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है। अगर आपने प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया हुआ है तो वो हेल्प करता है आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में। इसका मतलब ये होता है, ये इंश्योर करता है कि आपने जो भी एक्सपेंडिचर किए हैं वो आपकी रेवेन्यू से ज्यादा ना हो, है ना। तो ऐसा ना हो जाए कि आपने जितना कमाया है उससे ज्यादा आपने स्पेंड कर दिया है। तो अगर ऐसा होगा तो आपको बोरो लेनी पड़ेगी। मान लो मैंने पूरे महीने में 10,000 रुपए कमाए और मैंने खर्च कर दिए 12,000, तो ये जो एक्स्ट्रा 2,000 है वो मुझे कहीं से उधार लेनी पड़ी होगी। तो ये इंश्योर करता है कि आपकी जो स्पेंडिंग है वो आपकी रेवेन्यू से ज्यादा ना हो, और इसकी वजह से ये आपके पब्लिक डेट लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर ये आपके जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो गया तो आपको डेट लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो ऐसे ये इंश्योर करते हैं कि आपको उधार लेना ना पड़े, या जो आपकी रेवेन्यू है वो इनफ रहे कि आप अपने एक्सपेंडिचर को मीट कर पाए, ऐसा इंश्योर करके वो आपकी डेट लेवल को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा ये बोरोइंग्स से आपको बचाता है कि आपने इतनी ज्यादा बोरोइंग्स नहीं लेनी हो कि कल को आपको फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़े, तो ये आपके बोरोइंग्स को भी मैनेज करता है। फिर आता है आपका इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी। तो अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपके, तो ये इंश्योर करेगा कि आपके पास इतने अवेलेबल फंड्स रहें, इतने फंड्स आपके पास अवेलेबल रहें जिससे आप जो पब्लिक सर्विसेज है वो अच्छी तरीके से आप उन्हें डिलीवर कर पाए। जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज आप उनको दे पाए, एजुकेशन फैसिलिटीज दे पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बना पाए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने से एक ये फायदा होता है कि आपके पास कुछ फंड्स अवेलेबल होते हैं, एडिक्वेट होते हैं वो इतने फंड्स कि आप ताकि अपनी जो भी पब्लिक सर्विसेज है आप उसे एफिशिएंटली प्रोवाइड कर पाए। और जब आप इन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, उनको बीमारियां कम होगी, उनको नॉलेज ज़्यादा होगी, उनका जो कनेक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल सोसाइटल वेलबींग हो पाता है। इसके बाद है कुछ चैलेंजेस जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फेस करने पड़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले हमने देखा था कि ये एनेबल करता है कि आपके जो भी पब्लिक फंड्स हैं वो सही जगह पे यूटिलाइज किए जाएं, कोई भी वेस्टेज ना हो, प्रायोरिटी सेगमेंट एरिया पर आपने उसे पूरी तरीके से यूटिलाइज किया हो, ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जल्दी मीट हो पाए। फिर हमने देखा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि वो जो भी आपकी रिकॉर्डिंग, जो भी आपकी अकाउंटिंग है वो सब क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा टू द स्टेक होल्डर्स, जिनसे उनका ट्रस्ट आपकी तरफ बढ़ेगा। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर किसी ऑफिशियल ने गलत डिसीजन लिया है तो ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। फिर आपका आता है एनहेंसिंग पब्लिक ट्रस्ट।
तो जब लोगों को दिखता है कि उनका दिया हुआ पैसा आप सही जगह पे यूटिलाइज कर रहे हो, तो क्या होगा, उसका उनका आप पर ट्रस्ट ज्यादा बढ़ेगा। और जब उनका ट्रस्ट बढ़ता है तो क्या करते हैं वो लोग, ज्यादा पॉलिसीज और जो भी आप बना रहे हैं लॉस पॉलिसीज रूल्स, वो सबको बेटर तरीके से कंप्लाई करेंगे। फिर आपका आता है प्लानिंग करने के लिए जो भी डेटाज वगैरह आपको चाहिए, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको लाकर देता है। तो जब आपके पास वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है तो आपके डिसीजंस और बेटर हो पाते हैं, आपके जो पॉलिसी प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन है वो बेटर हो जाएगा। फिर आपका आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि इंश्योर करेगा कि आपके जो खर्चे हैं वो आपके रिवेन्यू से ज्यादा ना हो जाए, और अगर वो आपके रिवेन्यू से ज्यादा नहीं हो रहे हैं तो आपको डेट कम लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये आपके डेट को भी मैनेज कर पाता है। फिर आपका आता है सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि आपके पास हमेशा इतने रिसोर्सेस रहे ताकि आप पब्लिक सर्विसेज को अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर पाए। तो जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो इन सब सारी सर्विसेज को आप प्रोवाइड करते हैं तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो और अच्छा हो जाता है, उनकी ओवरऑल सोसाइटल वेलबींग हो पाती है। अब आते हैं हम चैलेंजेस में कि ऐसा क्या क्या चैलेंजेस हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको फेस करने पड़ते हैं, क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल आप मैनेज करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि ये किसी एक इंसान के एक्सपेंसेस या रिवेन्यू नहीं। अगर मुझे सिर्फ अपने रिवेन्यू और एक्सपेंसेस पे नजर रखनी हो तो मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ कि ठीक है मैंने 10,000 कमाया और 8,000 खर्च किया, तो इसमें मैं आराम से दिखा निकाल सकती हूँ कि कितनी मेरी फाइनेंशियल जरूरत पड़ेगी, कहाँ मेरा खर्चा गया होगा, कहाँ मैं उसको रोक सकती थी, कितना वेस्टेज हुआ, तो इसमें मैं प्रॉपरली नजर रख सकती हूँ। पर जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत लार्ज होता है ना, पूरी कंट्री के एक्सपेंसेस की आप बात कर रहे हैं, पूरी कंट्री के रिवेन्यूज की आप बात कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और उनके पास रेवेन्यू का एक सोर्स नहीं होता, या एक्सपेंडिचर एक तरह का नहीं होता, कई सारे तरह के होते हैं। जैसे आप अगर कमा रहे हैं तो आपका कमाई का एक सोर्स होगा, या तो आप डॉक्टर होंगे, या आप लॉयर होंगे, या तो आप बिजनेसमैन होंगे, तो आप किसी एक जगह से पैसा कमा रहे हैं, या मैक्सिमम दो तीन चार पांच जगह से होगा। लेकिन गवर्नमेंट के पास कई सारे सोर्सेस होते हैं जहाँ से वो पैसा कमाता है, और कई सारी जगह होती है जहाँ उन्हें पैसा लगाना होता है। तो इनकी वजह से ये जो ऑपरेशन की साइज है वो बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत लार्ज स्केल में उन्हें डील करना पड़ता है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसके अलावा हमें ये देखना होता है कि जो भी पैसा हम स्पेंड कर रहे हैं वो हमारी प्रायोरिटीज एरिया में हो, लेकिन हमारी एक प्रायोरिटी नहीं, हमारी बहुत सारी प्रायोरिटी है। तो उन कॉम्पीटिंग प्रायोरिटीज को बैलेंस कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। जैसे अब आप, हेल्थ केयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर हमारी कंट्री का प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डिफेंस वगैरह में किसमें खर्चा किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे लिए प्रायोरिटी सेगमेंट है, तो किस पे कम खर्चा करें किस पे ज्यादा करें ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आपके फंड्स जो बजट्स होते हैं वो भी बहुत लार्ज होते हैं, मतलब इतना सारा पैसा आपके पास होता है, और उसे उसकी अकाउंटिंग करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है, जो इन सारे ट्रांजेक्शन्स को इजीली या अच्छी तरीके से एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर पाए। और ये कर पाने के लिए आपको बहुत सारे स्किल्ड पर्सनल चाहिए होते हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी गई। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स हो जाता है लार्ज स्केल ऑपरेशन की वजह से। फिर आता है इसमें कई बार पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखा जाता है। तो जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन है, कहाँ से पैसा लाना है, कहाँ पैसा लगाना है, कितना पैसा लगाना है, इन सारे डिसीजंस पर आपके कई बार कुछ पॉलिटिकल कंसिडरेशन हो जाते हैं, या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस इसमें हो जाता है, जिसकी वजह से आपके रिसोर्सेज का सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है। सब ऑप्टिमल मतलब जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए था उससे कम। तो आप जितना बेटर तरीके से उसे यूटिलाइज कर सकते थे आप उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब कुछ रिसोर्सेज का आपका वेस्टेज हो जाता है। इसी की वजह से आपकी मतलब ये इंश्योर कर पाना कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव नहीं, है ना, मतलब आपने सारे फैक्ट एंड फिगर देखकर वो डिसीजन लिया हो, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, ये इंश्योर कर पाना और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना। तो क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ रहा है तो उनका इंटरफेरेंस आने की वजह से आपके रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ये देखना कि आपके जो डिसीजन लिए हो वो सब सही हो और उनके से आपका गोल अचीव हो रहा हो, इसे इंश्योर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
फिर आपका आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को कई सारे लॉज, रेगुलेशन, पॉलिसीज वगैरह को देखना पड़ता है। तो जब आप ये अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें कई सारे रूल्स होते हैं, या अगर आप ऑडिटिंग कर रहे हैं तो उसके कई सारे रेगुलेशंस, रूल्स होते हैं, तो उन सबको फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, उसमें अगर आप ये रूल्स एंड रेगुलेशंस और ऐड करेंगे तो ये आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा। जिसकी वजह से, और ना सिर्फ एक बार आपने इसी रेगुलेशन को लगाया, बल्कि जब जब एनवायरनमेंट चेंज होगा तब कुछ नए रूल्स ऐड होंगे, तब कुछ नई पॉलिसीज और ऐड होंगी। तो जब आपके नए नए रेगुलेशन इसमें ऐड होते हैं तो आपको नजर रखनी पड़ती है कि आप ठीक तरीके से सारे रेगुलेशंस को कंप्लाई कर रहे हो। तो आपको कॉन्स्टेंट इस पर नजर रखनी पड़ती है, एडेप्टेबिलिटी अपने यहाँ रखना पड़ता है कि जब भी इन्वायरमेंट में कोई नया रूल आएगा, नया लॉ आएगा, तो आप तुरंत उस पर नजर रखेंगे और फिर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो हमने देखा पहले तो एक वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में है, तो वो कॉम्प्लेक्स हो चुका है और इसमें कई सारे रूल्स, रेगुलेशन वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं जो इसे और ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनाता है। अब इसके अलावा वो जो रूल्स रेगुलेशन है वो ऐसा नहीं है कि एक बार लगा दिए तो बस इतने ही रहेंगे। जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा कई सारे रूल्स और एड ऑन हो जाएंगे, तो कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट पे नजर रखना और रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करवाना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आपका आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो कई अब ये तो हर जगह पर होता है कि चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होते। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में कई बार आपको बजट कॉन्स्ट्रेंट या बजट लिमिटेशंस या लिमिटेड रिसोर्सेज वाली प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप चाहकर भी अपनी बेटर टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे या ह्यूमन रिसोर्सेज पे उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते जितना आपको करना चाहिए। तो क्योंकि पैसा नहीं है तो कई सारे ऐसे सेगमेंट रह जाते हैं जो हमारे प्रायोरिटी सेगमेंट तो है, पर हम उनमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो अपने कम रिसोर्सेज से ज्यादा फायदा करवाना, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, ये आपका एक कांस्टेंट चैलेंज बना हुआ होता है। फिर आपका आता है फ्रॉड एंड करप्शन। अब ये सारी चीजें तो थी ही, लेकिन इसके साथ में फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, पब्लिक सेक्टर में अगर आप बात करेंगे तो स्पेशली, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रॉड और करप्शन का रिस्क होता है। तो इन पे कॉन्स्टेंटली नजर रखना, उसे देखना कि क्या फ्रॉड तो नहीं हो रहा, करप्शन तो नहीं हो रहा, उसे रोक पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इंटरनल कंट्रोल्स लगाना, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, या कल्चर प्रमोट करना इंटीग्रिटी का, ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है आपके इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये हमने देखे कुछ चैलेंजेस, जिसमें पहला था आपका कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि लार्ज स्केल में हो जाता है तो उसकी वजह से ये देख पाना कि कितने रेवेन्यू आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ हम खर्चा कर रहे हैं, और वो प्रायोरिटी एरियाज भी बहुत सारे होते हैं, तो इसमें से कौन से एरिया पे हमने फोकस किया है, कौन सा एरिया नहीं कर पाए, तो ये सारी चीज़ों पर नजर रखना बहुत मुश्किल होता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, तो ये देख पाना कि आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, आपने जो डिसीजन लिए हो अफेक्टेड फिगर्स को देखकर लिए हो, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आपके फुलफिल हो रहे हो, ये सारी चीज़ें मुश्किल होती है। रेगुलेटरी कंप्लायंस तो वैसे ही लार्ज स्केल की वजह से वो मुश्किल हो रहा था, अब उसमें भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए और वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन और एड ऑन होते जा रहे हैं विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो उसे कंप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। आपके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि आप हर एक जगह पर इन्वेस्ट कर पाए, तो कई बार आपके पास बजट कॉन्स्टेंट होने की वजह से आप टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में या ह्यूमन रिसोर्सेस में उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते जितना आपको करना चाहिए था। और फिर है आपका फ्रॉड एंड करप्शन। तो इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म लगाकर ये चेक करना कि क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, करप्शन नहीं हो रहा है, या इंटीग्रिटी का कल्चर प्रमोट करना भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूवमेंट। तो इससे पहले हमने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं, क्यों इतना डिफिकल्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अडॉप्ट कर पाना, और अब हम देखेंगे कि उन चैलेंजेस से डील करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली स्ट्रेटजी है इम्प्लीमेंटिंग द मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। आपके कुछ एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स आपके मार्केट में होते हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। अब स्ट्रीमलाइन करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी प्रोसेसेस जो क्रूशियल है सिर्फ आप उसे ही फॉलो करेंगे,
और कुछ ऐसी प्रोसेसेस जो कि सिर्फ आपके काम को बढ़ा रही है, कॉम्प्लिकेट कर रही है या अननेसेसरी है, उसे आप एलिमिनेट करते जाएंगे। तो वही स्टेप फॉलो करेंगे जो बिल्कुल क्रूशियल है, और वो स्टेप जो आपके अननेसेसरी थे उसे आप हटा देंगे। ये आपके जो एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपकी एक्यूरेसी को और बढ़ाएगा। तो जो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं या फिर आप बुक कीपिंग कर रहे हैं, जो फिगर्स, फैक्ट एंड फिगर्स है, वो आपको और एक्यूरेटली बताएगा और सही रियल टाइम में बताएगा। रियल टाइम मतलब जब आपको चाहिए एग्जैक्ट उसी टाइम पर आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब इससे क्या होता है कि इन सिस्टम को फॉलो करके आप अपने बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल पा रही है और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो प्रॉपर एक्यूरेट है और आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा, आप सिर्फ कुछ ही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, तो आप जो आप डिसीजन लेंगे वो आप बेटर डिसीजन लेंगे। और जब आप डिसीजन लेंगे तो वो आपकी ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है। फिर आता है आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, दैट इज ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को इनहेंस करना। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना होता है आप, ताकि आपके जो पर्सनेल है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर्सनेल है, जो आपके फर्म में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए आपको उतना स्पेंड करना है, ताकि उनकी जो स्किल्स है, उनकी जो नॉलेज है, वो और ज्यादा इंक्रीज हो सके, ताकि वो जो भी आपके पब्लिक फंड्स है वो उसे बेटर तरीके से डील कर सके, उनके साथ उसे मैनेज कर सके। अब यहाँ पर आप उन्हें कुछ प्रोफेशनल प्रोग्राम से पार्टिसिपेट करवाते हैं, ताकि आपके जो स्टाफ है वो अप टू डेट रहे, उन्हें पता रहे कि क्या इमर्जिंग नीड्स है, क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तीसरा आपकी स्ट्रेटेजी है स्ट्रेंथनिंग द इंटरनल कंट्रोल। एक प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल का मैकेनिज्म बनाना, जिससे आप ये चेक कर सके कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फंड्स है उसका मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है, जो रूल्स रेगुलेशन आपने बनाए हुए हैं क्या वो सब फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। प्रॉपर ऑडिट्स होने चाहिए, रिव्यूज होने चाहिए, ताकि आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वीकनेसेस है, कुछ करप्शन हो रहा है या कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो उसको आप चेक कर सकें और उसे इम्प्रूव करने के लिए आप काम कर सकें। फिर आपका आता है नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन इंगेजमेंट। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं ताकि जो सिटीजन्स है वो आपके बजटिंग की प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व कर सके। इससे क्या होगा कि उनको क्लियर एंड एक्सेसिबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, कैसा आपने परफॉर्म किया है, कितने एसेट्स बने हैं, कितनी लाइबिलिटीज जनरेट हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप उन्हें एक्सेस करवा सकें और क्लियर भी हो, मतलब सिंपल और क्लियर मैनर पे वो हो, जिससे आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़े और अकाउंटेबिलिटी बढ़े। अब जब पब्लिक का पार्टिसिपेशन आता है तो वो इंश्योर करता है कि जो भी आपके डिसीजन लिए गए हैं वो आपकी कम्युनिटी की नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, तो आप उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करो, जो उनकी नीड्स है वो फुलफिल हो रही हो, जो प्रायोरिटीज थी कम्युनिटी की वो सब प्रायोरिटीज को आप प्रॉपर केयर दे रहे हो। फिर आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी। तो आपकी जो ये पूरी फाइनेंस मैनेजमेंट की प्रोसेस है उसमें आप टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जैसे डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करें, जिससे आपको ज़्यादा बेटर डेटाज और आसानी से मिल जाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प करता है ताकि आप क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही है, या फिर फ्यूचर में कौन से फाइनेंशियल रिस्क आपको फेस करने पड़ सकते हैं, कैसे आप उसको हटा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको एडवांस भी पता चल जाती है विद द टेक्नोलॉजी। तो आपको कोशिश करनी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ सॉफ्टवेयर यूज करें, कुछ बेटर टेक्नोलॉजी आप इसमें यूज करें। फिर आपका आता है फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी। तो हमने पहले देखा था कि इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ करप्शन वगैरह के चांसेस होते हैं, लोग फ्रॉड कर सकते हैं इसमें। तो आपको एक ऐसा एथिकल बिहेवियर प्रमोट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से कोई फ्रॉड ना करे और करप्शन के चांसेस कम से कम होते जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कुछ एथिकल गाइडलाइंस पब्लिश करवाएंगे, आप उन्हें ट्रेनिंग देंगे अपने सारे पर्सनल को, ताकि वो लोग एथिकल कंडक्ट को जान सके और एथिकल कंडक्ट को फॉलो कर सके, जिससे फ्रॉड एंड करप्शन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रोका जा सके। तो दैट्स इट। अब हम इसे कंक्लूड करते हुए ये बताएंगे कि कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसमें हमने ये देखा कि ये किस तरह से यूजफुल है फॉर यूटिलाइजिंग द पब्लिक फंड्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब इसके स्कोप में आपका बजटिंग देखा हमने, अकाउंटिंग देखा, फाइनेंशियल प्लानिंग देखा, कंट्रोल करना, ऑडिटिंग करना, ये सारे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप होते हैं या उसके कंपोनेंट्स होते हैं।
अब जब आप इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी लाता है, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है, आपके पब्लिक ट्रस्ट को बढ़ाता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी वजह और ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को प्रॉपरली वर्क करने के लिए। तो हर एक कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहां पर उस डेमोक्रेसी को बूस्ट करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। हालांकि इसमें हमने कुछ चैलेंजेस भी देखे, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, पब्लिक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया, या कुछ रेगुलेशन ज्यादा होते हैं, आपके पास पैसे कम होते हैं, फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आप तब भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप इन सारे चैलेंजेस को चेक कर लेते हैं। और इन चैलेंजेस को चेक करने के लिए हमने कुछ अलग वेज भी देखे, जैसे कि हमारा था कि मॉडर्न सिस्टम को अडॉप्ट करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, इंटरनल कंट्रोल्स को और ज्यादा बूस्ट करना, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, इंटीग्रिटी के कल्चर को प्रमोट करना। तो इन सारी चीजों से क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो भी चैलेंजेस है उसे हम चेक कर सकते हैं। तो इन चैलेंजेस को चेक करने के बाद या फिर आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के बाद आप ये इंश्योर कर सकते हो कि जो भी आपके पब्लिक फंड्स है उसे प्रॉपरली मैनेज किया जा सके, उसका कोई वेस्टेज ना हो और उससे आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिल सके, ताकि सिटीजन की क्वालिटी ऑफ लाइफ और इम्प्रूव हो, उनको बेटर सर्विसेज दी जा सके। तो दैट्स इट। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। और अगर आपको हमारी ये सीरीज यूजफुल लग रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस सीरीज में जो कुछ कमियां हैं वो प्लीज आप हमें बताइए, ताकि हम उन कमियों पे काम कर सकें और आपको और बेटर लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।